नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने एक घोषणा की है। हालांकि यह घोषणा जो है यह एक तरीके से कहा जाए तो छलावा ही है, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है हम लोग के लिए, आपके लिए, अब हमको तो उसी आधार पे काम करना पड़ेगा। जैसा सरकार की नियति है उसी प्रकार से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो सरकार जैसी सुविधा समझ रही है उस तरीके से हमें अवसर भी दे रही है और इस अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता भी है। तो दोस्तों, इस क्रम में लिब्रस क्लासेस आपके साथ है हर कदम पर, और लिब्रस की पूरी टीम, लिब्रस एंड टीम जो है वह आप लोग के लिए उपयुक्त और उपयोगी दोनों ही प्रकार से आपकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आपको आपकी सफलताओं को सुनिश्चित कराने के लिए हम तत्पर हैं। जैसा कि विगत रिजल्टों में भी हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, उसी प्रकार से हम आज पुनः एक नई विचारधारा के साथ, एक नए कार्यों के साथ अपने एक क्वेश्चन सीरीज जो हमारे चल रहे थे उनको हम लोग आगे कर रहे हैं। और आज में जो हम भी हमारे यहाँ टेट के क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस होते हैं, उस सिलेबस के अनुरूप 30 क्वेश्चंस का एक यूनिक और स्पेशल ST नंबर 8 का आंसर मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। तो आप लोग इसके साथ जुड़ते जाइए और आनंद लीजिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो हमारा है हम इसी के साथ शुरुआत करेंगे कि जब शिक्षार्थियों की बात आती है, ठीक है, कि जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि जब शिक्षार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या अधिक हो उस समय में किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक छात्रों का गुणवत्तापूर्ण परीक्षण कर सके। और उसके लिए किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, उसके लिए किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। आप लोग तुरंत आंसर बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। तो गाइज बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि किसकी बात की जा रही है, CBSE, ठीक है, CBSE की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। CBSE ने इनमें से कौन से ऐसे कार्य बताए हैं जो CBSE के उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो है लेकिन CBSE द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं वह उद्देश्य इसमें नहीं शामिल होते हैं। कौन सा, बच्चों पे पड़ने वाले दबाव को कम करना, यह CBSE का निर्देश है। ठीक है, यह CBSE का निर्देश है। इसके बाद क्या है, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। NCF 2005 में बालकों की रुचि, प्रकृतिवाद में बालकों की रुचि की बात की गई है। NCF 2005 में बालकों की रुचि की बात की गई है, लेकिन CBSE अपने पैटर्न में बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा देने की बात नहीं करता है कि बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, जिसमें शिक्षक रुचि उत्पन्न करेगा, जिसमें शिक्षक क्या करेगा, रुचि उत्पन्न करेगा, शिक्षक का काम होगा। तो राइट आंसर गाइस हमारा हो जाएगा बी। इसके अलावा अन्य चीजों को देख ले कि छात्रों की प्रवृत्ति का निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना। यह एक चीज बहुत सही है कि अंक के स्थान पर CBSE ने कहा था कि अंक के स्थान पे क्या प्रयोग करना है, ग्रेड का प्रयोग करना है, ग्रेड का उपयोग करना। इस चीज को बहुत मानक बना के रखा CBSE ने। निदान एवं उपचार के साधनों की व्यवस्था करना, यानी कि डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट प्रविधि का उपयोग करना, यह एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है गाइज, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि बच्चों के व्यक्तिक विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस एक तथ्य पर शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए कि बालकों का व्यक्तिक विकास जो होता है ये यूनिवर्सल है, यानी कि बालकों का व्यक्तित्व का विकास
एक स्वतंत्र विकास की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुरूप बालकों का विकास एक निश्चित गति के साथ चलता रहता है। तो जब निश्चित गति के साथ चलता विकास रहता है तो शिक्षक को उसमें क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, यह शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना, यह कार्य करना चाहिए। बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर्याप्त स्नेह को प्रदान करने की बात होती है तो बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बच्चों को पर्याप्त स्नेह नहीं प्रदान करना। यहां पे एक आंसर आके रुक जाता है। फिर हम देखते हैं किसकी बात, व्यक्तिगत विकास है तो बालकों से संबंधित किस एक तथ्य पर शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? तो उसमें क्या होता है कि बालकों के व्यक्तिगत पर्याप्त स्नेह पर ध्यान नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ क्या करना चाहिए? उन्हें मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार स्नेह प्रदान करना चाहिए। पर्याप्त स्नेह देने से बालकों में ढीठता आ जाती है, बालक क्या हो जाते हैं? जिद्दी प्रवृत्ति के होने लगते हैं, शिक्षक की बात नहीं मानते हैं, अनुशासन विहीनता आती है। ठीक है, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। बच्चों का अपना व्यक्तित्व है और बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना और उनमें एक कुशल और अच्छे नागरिक के व्यक्तित्व के गुणों का विकास करना, उनके मूल व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना और उनके कुशल और वास्तविक विकास की प्रक्रिया के अनुसार उनमें एक कुशल नागरिक के विकास को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ावा देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बालक को कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख सकता है तो बालक में हो सकता है। बालक में क्या हो सकता है कि कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीखता है? इसका कारण क्या होता है? बालकों में क्षीण बुद्धि लब्धि, बिल्कुल नहीं, गलत है। बालकों में सुनने की अक्षमता, यह भी गलत है। बालकों की तेज नजर, यह भी आवश्यक नहीं है। बालकों की तेज बुद्धि, यह राइट आंसर हो जाएगा गाइज, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में किसकी बात की जा रही है? पूर्व माध्यमिक कक्षाओं की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं की बात की जा रही है कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। किस प्रकार से बालकों का शिक्षण पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में किया जाना चाहिए? किस प्रकार से बालकों का शिक्षण पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों में भाषा तथा गणित का ज्ञान देना, यह सही है, इसका उपयोग करना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की प्रारंभ मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। गणना की, अक्षर ज्ञान की पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में, सॉरी एक चीज यहां पे गड़बड़ लग रहा है मुझे, यह पूर्व माध्यमिक नहीं होगा। ठीक है, यह पूर्व माध्यमिक नहीं है, यह है पूर्व प्राथमिक। ये टाइपिंग में गड़बड़ है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों के शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित एवं भाषा का ज्ञान देना। अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। लिखने तथा सीखने के पूर्व बच्चों को चित्र बनवाया जाना चाहिए, यह होना चाहिए। और राइट आंसर गाइज हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा और यह सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में छात्राओं को शिक्षण कैसे प्रदान करेंगे? किसकी बात की जा रही? छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? छात्राओं का शिक्षण, यानी कि एक शिक्षक होने के नाते छात्राओं के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? उन्हें छात्रों से अलग करके काम धंधों की जानकारी देंगे? बिल्कुल नहीं। आप रूसो थोड़े हैं कि बालिकाओं को सहचरी और सेविका मान लेंगे, नहीं, एकदम नहीं होगा ये। ठीक है, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करें जिससे कि वह स्वयं को विशिष्ट न समझे, बिल्कुल नहीं, स्लेजिंग हो जाएगा। और यह तो शिक्षक का व्यवहार ही नहीं कि वो किसी पर स्लेजिंग करे, यह शिक्षक को कार्य नहीं करना चाहिए। सभी छात्र छात्राओं को समान रूप से शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। राइट आंसर गाइस हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है जो बालक पढ़ाई, खेलकूद आदि सभी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हो, उस बालक को हम क्या कहेंगे? उस बालक को हम कहेंगे बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र। ये क्या है?
मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट स्टूडेंट है राजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि प्रोग्रेसिव टीचिंग की बात है, प्रगतिशील शिक्षा। थोड़ा मैं पानी पी लूं। चलिए बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालकों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि बालकों में क्या हो, आत्म अनुशासन का विकास हो। आत्म अनुशासन के विकास के लिए सबसे पहले बालकों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। देखिए प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिकों में जब उनके अनुशासन की बात आई तो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिकों में रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अनुशासन, प्राकृतिक दंड ही सर्वोपरि दंड है, वही अनुशासन होना चाहिए। और स्पेंसर ने उससे थोड़ा सा हट के कहा, स्पेंसर ने कहा कि नहीं, प्राकृतिक दंड जो है वह आवश्यक तो है लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक दंड भी होना चाहिए। एक प्राकृतिक दंड के साथ साथ एक सार्वभौमिक दंड का भी उपयोग होना चाहिए। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक था, दार्शनिक था जिसका नाम था हक्सले। इसने प्राकृतिक दंड का विरोध किया और प्राकृतिक दंड का विरोध करते हुए इसने कहा कि अनुशासन तभी उत्पन्न होगा जब बालकों को उत्तरदायित्व की भावना डाली जाएगी। यानी कि बालकों को स्वतंत्र तो छोड़ो लेकिन उन्हें स्वच्छंद न छोड़ो, उनको उत्तरदायित्व दो। स्वतंत्रता के साथ साथ उत्तरदायित्व देना आवश्यक कहा उसने। और इस अनुसार हमारा राइट आंसर गाइज होगा बी, कि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल देना चाहिए। ठीक है, इसी बात पर जोर देना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव कैसा करेंगे? क्या करेंगे भाई? अपना बर्ताव कैसा रखेंगे? कठोर सामान्य ये दोनों नहीं होंगे, कठोर और सामान्य यह दोनों नहीं करेंगे। कैसा व्यवहार होगा? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा। ठीक है, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है तो बालक विकास के संबंध में यह सिद्धांत कैसा कहलाता है? मैंने आपको क्लास में बताया था एक्युमुलेशन थियरी, एकीकरण का सिद्धांत, जिसमें बालक पहले हाथ उठाता है, फिर हथेलियां उठाता है, फिर उंगलियां चलाता है और फिर हाथ और उंगलियों का उपयोग एक साथ करता है। इसे ही क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत या एक्युमुलेशन थियरी कहते हैं। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत या एक्युमुलेशन थियरी। राइट आंसर गाइस हमारा यही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है, किस विचार से संबंधित है? यह विचार सोरेनसन के निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, यह विचार किसका है? कंटिन्यूटी थियरी है, निरंतरता का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? समान एकल अभिभावक हो या दोनों अभिभावक हो, उससे शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक को कोई असर नहीं है। बालकों के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए। इस तथ्य को बिल्कुल हटा देना चाहिए कि बच्चा एकल अभिभावक है या डबल अभिभावक का है, कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर गाइस हमारा हो जाएगा बी। इसको अनदेखा करना चाहिए, इससे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, यही करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। बच्चों के अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य कौन है? अनिवार्य है सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। और उस अनिवार्य की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी कि सरकार बालकों को अनिवार्य रूप से क्या करे? शिक्षा प्रदान कराए उचित रूप में। चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वह क्या करे? वह बालकों के लिए उचित व्यवस्था कराए और उचित व्यवस्था करा के उनको शिक्षा प्रदान करने में मदद करे। ठीक है, तो राइट आंसर गाइस हमारा हो जाएगा डी। उचित सरकारें उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। उचित सरकारें उपस्थिति और राज्य सरकारों की भूमिका को सुनिश्चित करेंगी। कैसे?
जो पाठ्यक्रम का निर्माण होगा केंद्र सरकारें करेगी और उसका सुचारू रूप से संचालन जो होगा वो राज्य सरकारें करेंगी। क्लियर है? इसके लिए कई सारी एजेंसियां भी होती हैं, वो भी काम करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है, उसका संबंध किससे होता है? किशोरों के अंदर जो सामाजिक गुण पाया जाता है उसका संबंध कैसे होता है? अन्य लिंग के लोगों से, अन्य लिंग के सदस्यों से मित्रता करना, यह क्या यह होता है? नहीं, यह नहीं होता है। ठीक है, शारीरिक संगठन से, शरीर से बहुत मजबूत हो, बहुत ताकतठा हो, तो क्या वो नेता हो जाएगा? एकदम खाली टाइप का हो, क्या वो नेता हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नेतृत्व का गुण, यह नेतृत्व का गुण जो होता है वो परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। बहुत छोटी हाइट का व्यक्ति, बहुत कम, एक छोटा सा बच्चा सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान में खेलने उतरता है और वो लगातार छक्के पे छक्का मारता है तो नेतृत्व का गुण आता है। एक भारत के बहुत पिछड़े से राज्य का बच्चा जब क्रिकेट में उतरता है तो अपनी बालों के लिए मशहूर होता है कि क्या गोल्डन कलर के उसके बाल होते थे, लेकिन जब वो अपने नेतृत्व क्षमता पे आता है तो 28 साल बाद भारत को वर्ल्ड कप दिलाता है। और उसकी क्षमता कि वो 2020 में भी वर्ल्ड कप दिलाता है और वनडे में भी वर्ल्ड कप दिलाता है, अपनी सफलता का गाथा अपने निर्णय से लेके निकलता है, उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी होता है। तो नेतृत्व की क्षमता जो होती है वो स्थान, परिस्थिति, इस स्थान पर, व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करती है, वह व्यक्ति के अपनी मनोबल, अपनी क्षमता पर डिपेंड करती है, उसकी मानसिक एकाग्रता पर डिपेंड करती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस मानसिक शक्तियों से, मानसिक शक्तियों से। ठीक है, और कोई आंसर इसका नहीं है। मानसिक कैप्टन कूल, मानसिक शक्तियां, ठीक है, वो क्या है? हमेशा उसका निडर, अरे एक कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि एक छोटे से हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया कि जो काम किया वह आज भी देश उनको सल्यूट करता है, जय जवान जय किसान। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है कि कहीं भी शरीर मानक नहीं है, मानक हो ही नहीं सकता है शरीर। मानक होता है क्या? व्यक्ति का आत्मबल, व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता जिसमें है वही नेता है। यानी कि मानसिक शक्तियां ही क्या करती हैं? निर्णय लेने का, योगदान का कारक बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या हमारा कि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है, क्योंकि संपूर्ण उपागम यानी कि टोटल अप्रोच की बात की जाती है। क्यों किया जाता है? इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, शिक्षक को कहां मुक्ति मिलनी है? शिक्षक को मुक्ति नहीं मिलती। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों के अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है? बिल्कुल नहीं। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारा बी। क्यों? क्योंकि संपूर्ण उपागमों की संस्तुति किस लिए की जाती है? ताकि शिक्षण को सही और सार्थक दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि शिक्षार्थियों की अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? अनुभूति की भावना की बात पूछी जा रही है कि अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? तो अनुभूति की बात हो रही है, यानी कि सांवेगिक प्रक्रियाओं की बात हो रही है जो मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। इसलिए राइट आंसर गाइस हो जाएगा क्या हमारा? मानसिक विकास। विकास की प्रक्रियाओं में यह विकास जो होता है वह संवेगों के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो प्रायः देखने को नहीं मिलता या नहीं मिलती? क्या देखने को नहीं मिलता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? सामान्य व्यवहार। क्योंकि जब वो संवेग की स्थिति होती है, उत्तेजना की स्थिति होती है और सांवेगिक अवस्था से परिपूर्ण होता है तो सामान्य व्यवहार नहीं करता है, असामान्य व्यवहार करता है। या बहुत प्रसन्न कूद रहा है तो वह भी क्या हो गया? अलग हो गया। एकदम दिलजले टाइप में रो रहा है, वह भी क्या हो गया? अलग हो गया। असामान्य व्यवहार होता है, सामान्य व्यवहार नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रतिद्वंदिता, एक डॉट 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 है, इसमें भरना है कि किस चीज की, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कही जाती है। किसे कही जाती है? इस क्वेश्चन को मैंने कई बार कहा है, किसे कहा जाता है? जिसमें बालकों का ज्वेलिस की भावना उत्पन्न हो जाती है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या हो जाता है? प्रतिद्वंदात्मक भावना प्रकट करता है, विद्वेष करने लगता है, और वह अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है, जिसमें बालक प्रतिद्वंदी की भावना उत्पन्न हो जाती है बालकों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश के वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। अब बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में कोई बच्चा अपने परिवेश और वस्तुओं को पहचानने तथा उसमें विभेद करने लगता है। यानी कि वस्तुओं को पहचानने की अवस्था किसमें होती है? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की एक अवस्था होती है, जिसमें यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे के अनुसार बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है। इसे ही कहते हैं वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास। इस विकास का प्रारंभ होता है इंद्रिय जनित अवस्था में, लेकिन वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, यह इसकी विशेषता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, यह भी इसकी विशेषता है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, यह भी इसकी विशेषता है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, यानी कि यह नहीं होगा। तो राइट आंसर गाइज हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना ही मूल नहीं होता है। मूल होता है क्या? उसकी शक्तियों का विकास करना, उसमें सोचने समझने आदि की क्षमता का विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? अब आप बता सकते हैं कि किसके द्वारा बालकों के बुद्धि और बुद्धि परीक्षण का पता किया जा सकता है। ठीक है, व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि की भूमिका अहम होती है, यह बात तो सही है। ठीक है, कि व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है और इसी के द्वारा बालकों में बौद्धिक क्षमता के अनुरूप ही उनको कार्य भी सौंपा जाता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही उनको सही चीजें बताई जाती है कि बेटा तुम किस लायक हो, तुम क्या काम कर सकते हो। ठीक है, तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, यह भी सही है। यानी कि राइट आंसर हमारा गाइज हो जाएगा डी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर गाइज हमारा हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आकलन के उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? आकलन की प्रक्रिया की बात की जा रही है, जिसमें शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रति सतर्क रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने पर इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है, छात्रों के बुद्धिमान या औसत छात्रों की उपाधि देने से, यह भी एक बात है। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, किसके प्रति? विविध तरीकों का प्रयोग करने के प्रति शिक्षक को क्या होना चाहिए? हमेशा सचेत रहना चाहिए। विविध तरीकों का प्रयोग करने के प्रति शिक्षक को हमेशा सचेत रहना चाहिए। राइट आंसर गाइस हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई। चेन्नई क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा गाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या कथन सत्य होगा भाई? जल्दी जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ठीक है, पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तर्क की योग्यता पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो फिर से एक बार नीचे से ऑप्शन देखते चलते हैं। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। गत्यात्मक क्रियाएं जो होती हैं स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती हैं। घर पे ही देख लीजिए, काम करते वक्त पुरुष क्या होता है? पुरुष जो होता है वो जैसे दो स्थितियां हो कि महिला भी काम करने वाली हो, पुरुष भी काम करने वाला हो। पुरुष शाम को ऑफिस से गया और सोफा पे लेट गया मरे में ढक के जैसा, हाँ, और स्त्री आई घर में बैग रखी और तुरंत
अपना वो कपड़ा भी नहीं बदलती और सीधे क्या होता है, किचन में चली जाती है, काम धाम करना प्रारंभ कर देती है। और उसमें क्या होता है, एक क्रियाशीलता, पुरुष की अपेक्षा क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। पारिवारिक की स्थिति में देखेंगे तो सामाजिक स्थिति में जहां पर भी महिलाओं को स्थान मिलेगा उनकी क्रियाशीलता पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। और यहां पे गत्यात्मक योग्यता की बात की जा रही है तो यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम नहीं होता है, समान होता है या अधिक ही होता है, कम कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, नहीं, तर्क और गणित में पुरुष क्या होते हैं, यह स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, नहीं, ये तर्कवान है ना, तो तर्क लगाते हैं, अपने तर्क को, अपने डिसीजन को सही मानते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि उनकी कलाइयां जो होती हैं उसका निर्माण अलग प्रकार से होता है। पुरुषों की कलाइयों की अपेक्षा उनकी कलाइयां लचीली होती हैं, जिससे उनके कार्य में सुलेखन आदि करने में उनको ज्यादा मदद मिलती है और उनमें उनकी रुचि भी होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से लेकर और रुचि दोनों में ही महत्वपूर्ण कारण होता है, इसलिए राइट आंसर गाइस हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था, जेम्स डेबर ने। जेम्स डेबर ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का पहले प्रयत्न किया और उसने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति हमेशा क्या होता है, अलग होता है। इसके कई सारे मानक भी बताए थे जेम्स डेबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, क्या होता है, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, यानी कि कभी भी छात्रों की जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे कोई भी शिक्षण कार्य नहीं होता है। शिक्षक के लिए हर एक छात्र क्या होता है, समान होता है, हर एक छात्र समान होता है। तो इसमें अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अनुसूचित जाति के छात्र के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसर की समानता होनी चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के प्रति शिक्षार्थियों का शिक्षण, चलिए प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न को करने के अवसर को उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्य पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, यह दोनों तो नहीं ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, यह भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा होगा बी, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करके एवं प्रश्न करने के अवसर को उपलब्ध कराना। यहीं से आपकी सृजनात्मकता निकल के आ रही है कि प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना ही बालकों में क्या करती है, सृजनात्मक क्षमता का विकास करती है। ठीक है गाइज, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड लास्ट है ये, थर्ड लास्ट है। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। कौन सी ऐसे तत्व है जिसमें बालकों में सोचने की क्षमता विकसित हो सकती है। तो कैसे बालकों में सोचने की क्षमता विकसित की जाएगी, तो क्या है वह असीमित कल्पना शक्ति, जिसके द्वारा बालकों में सोचने की क्षमता का विकास किया जाता है। ठीक है, असीमित कल्पना शक्ति जो होती है वह बालकों में सोचने की क्षमता का विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांतों की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की उपयोगिता निम्न में से कौन सी हो सकती है, बताइए फटाक से। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्योन्मुखी है।
अनुभवजन्य शैक्षिक सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता पूछी जा रही है, अनुभवजन्य शैक्षिक सिद्धांत की। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि सभी सीखना सभी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप एवं शिक्षा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अनुभवजन्य की बात की जा रही है तो स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। यानी कि शिक्षक जब माइक्रो टीचिंग में भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है कि प्रकरण निकालने के लिए हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछते हैं तब जो उनका अधिगम स्रोत होता है, जो अनुभव होता है, उसी अनुभव के आधार पर आगमनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करते हैं। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना ही क्या है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, और उसी के अनुरूप बालकों को शिक्षा प्रदान करना है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस डी। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य की शिक्षा की बात करता है। तो इसे आप लोग बता सकते हैं कि किस मूल्य की शिक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यह रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध से इसको रूपांतरित किया गया है, निबंध पे ही इसको केंद्रित किया गया है, जिसमें वह एक चीज पे विशिष्ट बात करते हैं, और वह बात क्या होती है, समानता किसके साथ, सामाजिक न्याय के साथ, सभ्यता और प्रगति, यही निबंध था उनका, सभ्यता और प्रगति, यानी कि सामाजिक न्याय और समानता की बात उन्होंने कही थी अपने सिद्धांत में, और उसी को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 को इसी के अनुरूप निर्धारित किया गया था, जिसमें टैगोर की पुस्तक, टैगोर के एक उपन्यास सभ्यता और प्रगति, इसी पर यह केंद्रित था। ठीक है, और जिसमें बात की गई थी किसकी, सामाजिक न्याय एवं समानता की। तो दोस्तों आज के ये 30 क्वेश्चन जो थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न, इन प्रश्नों की श्रृंखला जैसे मैं पढ़ाया था, जैसा कि सीटेट की परीक्षा में लगातार एक अच्छा अनुभव मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तब तक और आगे हम फिर आते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, सलाम।